आज हम कक्षा 12 पाठ संख्या 2 के टॉपिक आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भौतिक विज्ञान की जो होमवर्क वर्कशीट हमें प्राप्त हुई है 27 अगस्त 2021 को उसे सॉल्व करेंगे। 26 अगस्त 2021 को जो वर्कशीट प्राप्त हुई थी और 27 अगस्त 2021 को जो वर्कशीट प्राप्त हुई उस वर्कशीट पर डेट अलग है। उन पर डेट 25 और 26 है। एक दिन बाद ये वर्कशीट हमें दी गई है किसी कारण से, क्योंकि बीच में एक दिन की छुट्टी शायद आ गई थी। इसलिए इस वर्कशीट में कुल 4 प्रश्न हैं, बारी बारी से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, अचालक परत को आवेश देने पर आवेश किस प्रकार वितरित होता है, चित्र बनाकर समझाइए। किसी भी अचालक परत को जो भी आवेश उसके जिस भी स्थान पर दिया जाता है वो आवेश उस स्थान पर रहता है, वहां से वो आवेश मूव नहीं करता है, गति नहीं करता। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि आवेशित परत अचालक परत में 2 पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसको दिया गया समस्त आवेश इन दोनों परतों पर ही रहता है। अगर ये आवेश अत्यधिक मात्रा में दिया गया है तो ये दोनों परतों पर एक समान रूप से रहता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि यदि इसकी एक परत को थोड़ा या अल्प आवेश दिया जाए तो वो उस एक परत पर ही रहता है, दूसरी परत पर नहीं जाता। किसी भी अचालक परत को दिया गया आवेश उसकी जिस भाग को दिया जाता है उसी भाग पर रहता है। ये हमारा इसका सही आंसर होगा। और अगर हम इसे चित्रात्मक रूप से बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आवेश दिया जाए तो इसकी परत पर पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए और बताइए कि दिशा क्या होगी। के पास में एक आवेशित चालक परत है। ये एक आवेशित चालक परत है। अभी इस चालक परत हम बना देते हैं यहाँ पर। ये एक आवेशित चालक परत है। इस आवेशित चालक परत के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें लेना है। इस O से स्मॉल l दूरी पर एक क्षेत्रफल अल्पांश है A। उस क्षेत्रफल अल्पांश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी dE1। और इसी प्रकार से एक सममित अल्पांश उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी dE2। ये L है, ये R है, ये L है, ये R है, तो ये दूरी होगी √² प्लस L² पाइथागोरस प्रमेय से। और ये भी होगी √R² प्लस L²। ये जो मध्य वाली दूरी है इस दूरी को हम कहेंगे R। ये दूरी L है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये त्रिज्यक दूरी निकाल ली है। अब अगर मैं इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूं तो अल्पांश में जो आवेश होता है उसे बिंदु आवेश माना जा सकता है। उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE का सूत्र होता है K इंटू आवेश dQ। अल्पांश में आवेश अगर dQ माने, हम dQ अल्पांश में आवेश मान लेते हैं, dQ अपॉन दूरी। दूरी है √R² प्लस L² का स्क्वायर लेना, हमें दूरी का स्क्वायर लेना है। तो अंडरूट का स्क्वायर लोगे तो अंडरूट हट जाएगा और आपके पास में आ जाएगा R² प्लस L² नीचे, यानी कि K dQ अपन R² प्लस L²। इसी प्रकार से दूसरे भाग के लिए भी हम निकालेंगे तो सेम ही मान हमारे पास में आएगा, क्योंकि दूरी भी सेम है और आवेश भी सेम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण हमारे पास में आते हैं वो परिमाण तो समान होते हैं लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग होती है। एक अल्पांश के कारण, जो ऊपर अल्पांश हम ले रहे हैं A अल्पांश, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा A से P की ओर है। तीन इसके घटक निकालने पड़ेंगे। अब हम मध्यवर्ती रेखा से एक को कोण अल्फा मान ले तो दूसरा भी अल्फा होगा, क्योंकि सर्वांग समत्रिभुज है। जैसा हमने 26 तारीख की वर्कशीट में भी किया था, सेम वो का वही है ये। तो इस dE1 के अगर हम घटक निकालना चाहें तो एक घटक इसका इस पृष्ठ के लंबवत dE1 cos थीटा आएगा और दूसरा जो cos अल्फा कह सकते हो, सॉरी, इसको cos अल्फा आएगा। और इसी प्रकार से इसका जो दूसरा घटक है वो नीचे की तरफ आएगा dE1 sin अल्फा। इसी प्रकार से जो dE2 है उसके भी 2 घटक आएंगे, dE2 cos थीटा, dE1 cos थीटा की दिशा में। dE2 के 2 घटक होंगे, एक होगा dE2 cos अल्फा
जो cos DE1 cos अल्फा की दिशा में ही होगा, और दूसरा होगा DE2 cos sin अल्फा जो DE1 sin अल्फा के एकदम विपरीत दिशा में होगा। तो अगर हम इन घटकों को लें, मूल सदिशों को छोड़ दें, तो हम ये कहेंगे कि DE1 sin अल्फा और DE2 sin अल्फा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। आप देख सकते हैं DE1 sin अल्फा और DE2 sin अल्फा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। चूंकि DE1 और DE2 बराबर हैं, इसलिए DE1 sin अल्फा और DE2 sin अल्फा भी बराबर होंगे, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि DE1 cos अल्फा और DE2 cos अल्फा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो अगर हम इस चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। अब यही P बिंदु यदि इसके लेफ्ट में लिया जाता तो ये जो दिशा है वो पृष्ठ से लंबवत लेफ्ट साइड में होती, यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती है, एक पृष्ठ के लंबवत, एक राइट वाले पृष्ठ के कारण राइट वाले पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और एक लेफ्ट वाले पृष्ठ के कारण लेफ्ट वाले पृष्ठ के लंबवत लेफ्ट की ओर। अगर धनावेशित पृष्ठ है तो, और अगर ऋणावेशित पृष्ठ है तो यही दिशाएं पृष्ठ के अंदर की ओर होंगी, लेकिन होंगी पृष्ठ के लंबवत। तो इस प्रकार से हम ये दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। आवेशित परत के कारण विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बिंदु की आवेशित परत के मध्य दूरी के मध्य आरेख, जो आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यह है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, यानी दूरी के सापेक्ष इसे नियत बने रहना चाहिए, और इसीलिए ग्राफ हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। नियत E का जो मान है वो R के सापेक्ष ग्राफ में हमें नियत प्रदर्शित करना होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वर्कशीट का, आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना भी कीजिए। मान लीजिए आपके पास में एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, ये एक समान रूप से आवेशित है। इस पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में बंद है। इस गाउसीय पृष्ठ में जिसका एक भाग S1 है, दूसरा S2 है, और पासर जो है वो S3 है। S1 और S2 पृष्ठों के क्षेत्रफल बराबर हैं, और ये उस भाग के क्षेत्रफल के बराबर हैं जो कि इस परत का इस बेलन के अंदर बंद है। परत का वो भाग जो बेलन के अंदर बंद है उसका क्षेत्रफल और S1 व S2 भाग का क्षेत्रफल बंद है, बराबर है। यदि मैं परत के इस भाग के क्षेत्रफल को S मानूं तो हम कहेंगे कि S1 बराबर S2 बराबर S होगा। अब अगर मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना चाहूं इतने से भाग का, तो मैं कह सकता हूं कि इतने से भाग में उपस्थित आवेश समेशन ऑफ Q, वह भाग, ये हम वो भाग ले रहे हैं जो बेलन के अंदर बंद है, मैं समेशन ऑफ Q अपॉन जिस भाग में उपस्थित है वो भाग का क्षेत्रफल हो गया S, बराबर होना चाहिए सिग्मा। तो समेशन ऑफ Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू S। ये आप देख सकते हैं सिग्मा बराबर समेशन ऑफ Q अपॉन S है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ Q बराबर सिग्मा इंटू S होगा। अब गाउस का नियम कहता है कि फाई बराबर समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो फाई निकाला जा रहा है ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के भीतर बंद आवेश के कारण फ्लक्स निकाला जा रहा है, बाहरी आवेश का इसमें प्रभाव नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर सिग्मा क्यू का मान अगर समेशन ऑफ क्यू का मान अगर हम सिग्मा एस रख दें तो हमारे पास में आ जाएगा फाई बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास में 3 पृष्ठ हैं, पृष्ठ संख्या S1, पृष्ठ संख्या S2 और पृष्ठ संख्या S3। पृष्ठ संख्या S1 के लिए अगर हम देखें तो पृष्ठ संख्या S1 जो है वो इस परत के दाईं ओर है, और दाईं ओर के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत दाईं ओर ही होती है। अगर इस छोटे से भाग पर लिए गए अल्पांशों के क्षेत्रफल की दिशा देखें तो वो भी दाईं ओर आएगी, यानी S1 पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल ds और E की दिशा एक ही होगी, यानी कोण थीटा बराबर 0 होगा। और इसी प्रकार से S2 पृष्ठ के लिए हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं ओर होगी बाईं पृष्ठ के कारण, और क्षेत्रफल की दिशा भी बाईं ओर होगी। तो S2 पृष्ठ के लिए भी थीटा का जो मान है ds और E के मध्य जो कोण है वो 0 ही आएगा। S1 और S2 दोनों पृष्ठों के लिए 0 आएगा, तो हम इन दोनों पृष्ठों के लिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। S1 पृष्ठ के लिए अगर हम देखें तो फ्लक्स हम सब जानते हैं, फ्लक्स का जो मान होता है वो होता है इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड लूप
बंद पथ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए या बंद पथ के लिए फ्लक्स ई डॉट डी एस, ये जो बंद पृष्ठ के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि बंद पृष्ठ के इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि गाउस का नियम बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। तो S1 अपने आप में बंद पृष्ठ नहीं है, लेकिन S1, S2 और S3 को मिलाकर जो आकृति बन रही है वो अपने आप में एक बंद पृष्ठ है, इसलिए यहाँ पर ये बंद पृष्ठ का चिन्ह लगाया गया है। S1 अपने आप में बंद पृष्ठ नहीं है, लेकिन बंद पृष्ठ का इसलिए लगाया गया कि एक बंद पृष्ठ की आकृति का हिस्सा है और अंत में हमें बंद पृष्ठ के लिए निकालना है। इस डॉट को हटाने के लिए हम cos थीटा यहाँ लगा देंगे। थीटा की वैल्यू अभी हम देख चुके हैं कि 0 होगी, क्योंकि E और DS दोनों एक ही दिशा में है। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए तो रह जाएगा EDS। EDS में से E को बाहर निकाल सकते हैं हम, E को बाहर निकालेंगे, DS का इंटीग्रेशन फॉर S1 पृष्ठ, यानी S1 पृष्ठ पर लिए गए अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग। तो आप सब जानते हैं S1 पृष्ठ पर लिए गए अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग जो भी होगा वो S1 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। S1 पृष्ठ पर आप जितने भी अल्पांश लेंगे, जैसे मैं इस बेलन को यहाँ बना देता हूँ अलग से, तो ये S1 पृष्ठ है, इस S1 पृष्ठ पर जितने भी अल्पांश लेंगे इनके क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। और ये S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल इस परत के उस भाग के क्षेत्रफल के बराबर है जो बेलन में बंद है, और उस भाग का क्षेत्रफल है S, यानी S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ले सकते हैं S। तो यहाँ पर हमने S1 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है आप देख सकते हैं उसकी जगह हमने लिया है S। इसी प्रकार से बेलन के बाएं फलक S2 की हम बात करें तो उससे निर्गत फ्लक्स भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए भी हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन E डॉट डी एस डॉट, थीटा का मान 0 है, cos 0 बराबर 1 होता है, तो यहाँ से बाहर लिया EDS। चूंकि S1 और S2 भाग के क्षेत्रफल बराबर होते हैं और S1 भाग तो S2 भाग का क्षेत्रफल भी S ही होगा। अगर हम तीसरे भाग पार्श्व की बात करें, मैं यही बना देता हूं। हमारे पास में परत कुछ इस प्रकार से थी, ये परत थी, इस परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो या तो इस दिशा में हो सकता था या तो इस दिशा में हो सकता था। ये बेलनाकार भाग था, इस बेलनाकार भाग का जो बीच वाला हिस्सा है अगर आप उस पर कहीं पर भी अल्पांश लोगे तो उसके क्षेत्रफल की दिशा या तो ऊपर होगी या नीचे होगी या सामने की तरफ होगी, मोबाइल से बाहर आती हुई या मोबाइल के अंदर जाती हुई। इन चारों दिशाओं में या इनकी मध्य में ही कोई दिशा क्षेत्रफल की हमारे पास में आएगी, परंतु विद्युत क्षेत्र की दिशा इन सभी दिशाओं से 90 डिग्री का कोण बना रही है। इन सभी दिशाओं से 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी थीटा का मान हो जाएगा 90। तो थीटा का मान हमने 90 रख दिया, cos 90 का जो मान है वो 0 होता है, तो आपके पास φ3 का मान भी 0 आ जाएगा। अब अगर मैं कुल फ्लक्स निकालना चाहूं तो कुल फ्लक्स का जो मान है वो तीनों फ्लक्सों को जोड़ दीजिए आप, φ1 φ2 φ3 को जोड़ दीजिए। φ1 का मान ES, φ2 का मान ES और φ3 का मान 0, तो आपके पास में φ बराबर आ जाएगा 2ES। ये जो φ का मान आया है ये पिछले भाग में समीकरण संख्या 1 जो आप यहाँ देख रहे हो, इस समीकरण संख्या 1 में रख दीजिए। इस समीकरण संख्या 1 में अगर हम रख दें φ का मान, तो φ की जगह 2ES आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2ES बराबर, राइट साइड में सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, S से S कट गया, तो E बराबर आपके पास में आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। 2 नीचे आ चुका है, तो यही अगले भाग में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं S से S कैंसिल हो गया है, 2 इस तरफ आ गया है, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर जब इसका सदिश रूप लिखा है तो इसे एन कैप लिखा है, यानी कि नॉर्मल वेक्टर की दिशा में। अब हम यहाँ समीकरण में देख सकते हैं कि इस समीकरण में R नहीं है, यानी कि E R पर निर्भर नहीं करता है, यानी R अक्ष के सापेक्ष E का मान कांस्टेंट रहेगा, एक ही बिंदु पर काटेगा। और अगर सिग्मा के सापेक्ष देखें तो ये एक सरल रेखीय ग्राफ हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। वैसे इस सॉल्यूशन में कोई विशेष चीज नहीं थी, सीधे सीधे हमारी किताब से लिए गए कुछ टॉपिक और उनके